मंडे या ट्यूसडे से हम लोग नई स्टोरी भी डालेंगे इस पर और डेली सारी कंटिन्यू कर दूंगा सीरीज़ को। और लॉन्चिंग भी होगा नए नए सीरीज़ का, और नए एप्लीकेशन का लिंक भी हम लोग दे ही देंगे। आ गया तो, नहीं आया तो हम लोग मंडे से या ट्यूसडे से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, पूरा डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे एपिसोड्स का। लगभग 15 मिनट बाद ड्रैगन किंग पैलेस धीरे धीरे शांत हो गया और आरव ने फिर से इस वर्ल्ड पर कंट्रोल पा लिया। वो अब भी इस वर्ल्ड का स्वामी था, लेकिन अब कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। जैसा कि उसने अभी महसूस किया था, ये छोटा संसार अपग्रेड हो चुका था। भले ही उसे यह नहीं पता था कि अब ये किस स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन इतना तय था कि यह पहले वाले स्तर पर बिल्कुल नहीं रहा। कुछ चीजें बदली थीं, लेकिन वह ठीक ठीक यह नहीं समझ पा रहा था कि बदलाव कहाँ हुआ है। वह जब इसे ध्यान से देखने ही वाला था, तभी एक अदृश्य शक्ति ने अचानक उसे ड्रैगन किंग पैलेस से बाहर धकेल दिया। ओह, ये क्या हो गया? आरव अचानक ड्रैगन किंग पैलेस से बाहर फेंक दिया गया और पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह वर्ल्ड उसके कंट्रोल से बाहर चली गई हो? बाहर सुष्मिता और सानवी इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या और आरव को इतना समय क्यों लग गया। इसी पल आरव अचानक प्रकट हुआ और फिर एक पीली रोशनी की किरण उसके कॉन्शियसनेस सी में प्रवेश कर गई। ये क्या मामला है? संदेह से भरे आरव ने तुरंत जांच की और देखा कि उसके कॉन्शियसनेस सी में एक छोटी सी सेम के दाने जितनी चीज मौजूद है, जो पील भूरे रंग की रेत के कण जैसी लग रही थी। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर इस चीज को रेत के ढेर में फेंक दिया जाए, तो उसे पहचान पाना असंभव होगा। ये क्या है? एक विचार के साथ, वह छोटी सी चीज उसकी हथेली में प्रकट हो गई। क्या यही ड्रैगन किंग पैलेस है? आरव को अचानक एहसास हुआ कि यह छोटी सी चीज शायद अपग्रेड हो चुका ड्रैगन किंग पैलेस ही है। अपग्रेड से पहले ड्रैगन किंग पैलेस एक अलग स्पेस था, एक अलग छोटा संसार, एक स्थिर जगह जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। ये पहले के पैराडाइज आइलैंड से भी ऊंचे स्तर का था। इसके कई प्रवेश द्वार थे और इसमें कुनलन कॉन्टिनेंट से भी प्रवेश किया जा सकता था। लेकिन बस इतना ही, इसे अपने साथ ले जाना असंभव था। यही कारण था कि पहले के सभी ड्रैगन किंग्स ने इमॉर्टैलिटी प्राप्त करने से पहले इसे इसी वर्ल्ड में छोड़ दिया था। लेकिन अब हालात अलग थे। अपग्रेड होने के बाद ड्रैगन किंग पैलेस ठोस रूप में बदल चुका था और इसे अब किसी भी समय, किसी भी इंटरफेस पर अपने साथ ले जाया जा सकता था। ये सोचकर आरव बेहद खुश हो गया। अपनी धारणा की कंफर्म करने के लिए उसने फिर से ड्रैगन किंग पैलेस में प्रवेश किया। नतीजा वही निकला जैसा उसने सोचा था। अब ड्रैगन किंग पैलेस में जब चाहे प्रवेश किया जा सकता है, और अगर प्रवेश न करना हो तो इसे कॉन्शियसनेस सी में संग्रहीत किया जा सकता है। हाँ, इस बार तो सच में बड़ा फायदा हो गया। आरव जोर से हंस पड़ा। भले ही वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि वह मिट्टी का गोला आखिर था क्या, लेकिन इतना तय था कि वह एक बेहद दुर्लभ खजाना था, जिसने सीधे उसके स्पेशल मिनिएचर वर्ल्ड को अपग्रेड कर दिया। जैसा कि कहा जाता है, झपकी आने ही वाली हो और आसमान से तकिया गिर जाए, वह ड्रैगन किंग पैलेस के अंतिम प्रबंध की योजना बना ही रहा था, और अचानक चीजें इस कदर बदल गईं। शुरुआती उत्साह के बाद आरव ने सानवी और सुष्मिता को भी अंदर बुला लिया। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, दोनों चौंक गए। खासतौर पर सानवी, जो 9 ड्रैगन प्रिंसेस आइलैंड्स की उत्तराधिकारियों में से एक थी, इस जगह से बेहद परिचित थी और उसने तुरंत ड्रैगन किंग पैलेस में आए बदलाव को महसूस कर लिया। आरव, ये क्या हो रहा है? मुझे ड्रैगन किंग पैलेस कुछ अलगसा क्यों लग रहा है? वाकई अब यह अलग हो चुका है। आरव ने संक्षेप में पूरी घटना सुनाई और अंत में कहा, मुझे लगता है कि ड्रैगन किंग पैलेस अब पूरी तरह पहले से अलग हो गया है। इसमें सिर्फ बदलाव नहीं आया, बल्कि यह गुणात्मक रूप से बदल चुका है। ये कहते हुए उसने सानवी की ओर देखा, इस स्पेस को आजमा कर देखो और महसूस करो कि यह पहले से कैसे अलग है। ठीक है, सानवी ने सहमति दी। उसके हाथ की तलवार अचानक उछल पड़ी और उसने एक अंतिम, तेज तलवार किरण छोड़ी, जो सामने की स्पेस की ओर कटती चली गई। वो इस समय ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के शिखर पर थी, और अपनी अजेय तलवार कला के साथ, अगर यह पहले वाला ड्रैगन किंग पैलेस होता, तो यह वार जरूर स्पेस को हिला देता या यहाँ तक कि फाड़ देता। लेकिन उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, कुछ भी नहीं हुआ। तलवार की ऊर्जा तीखी आवाज के साथ हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और फिर बिना किसी असर के धीरे धीरे बिखर गई।
ये स्पेस तो बाहर की वर्ल्ड से भी ज्यादा स्थिर लग रही है। सानवी ने हैरानी से कहा। वह साफ महसूस कर पा रही थी कि ड्रैगन किंग पैलेस न सिर्फ अर्थ से बल्कि कुनलन इमॉर्टल रेल्म से भी ऊपर पहुंच चुका है और अब किसी और ही स्तर का अस्तित्व बन गया है। आरव बेहद खुश हो गया। अब उसे उस समझ से परे बदलाव का कारण समझ आ गया था। ये स्पेस पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो चुकी थी। ड्रैगन किंग पैलेस पहले ही गोल्डन बेयर टाइगर बीस्ट को रोक पाने की सीमा पर था। अगर बाद में आशिफ यहाँ आता तो शायद ये छोटा संसार पूरी तरह टूट जाता। आखिरकार दुश्मन की शक्ति बहुत ज्यादा थी जबकि उसकी अपनी स्पेस बहुत कमजोर थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग लग रहे थे। इतनी स्थिर स्पेस को तो शायद कोई निम्नस्तरीय इमॉर्टल भी तोड़ नहीं पाएगा। हालांकि यह सिर्फ एक सैद्धांतिक सोच थी। अगर सच में किसी शक्तिशाली इमॉर्टल से सामना हो जाए तो शायद उसे यहाँ लाने का कोई अच्छा तरीका उसके पास न हो। फिर भी ड्रैगन किंग पैलेस का अपग्रेड होना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात थी। कम से कम ये जीवन बचाने का एक और तरीका तो दे ही गया था। ठीक है, अब बाहर चलते हैं। फ्लाइंग फिश आइलैंड तक पहुंचने के लिए पहले समय काफी था, लेकिन इस देरी ने समय को बहुत तंग कर दिया था। ड्रैगन किंग पैलेस के मामले को बाद में भी देखा जा सकता है। अभी सबसे जरूरी बात कीर्ति और युक्ति को बचाना है। तीनों के बाहर निकलते ही ड्रैगन किंग पैलेस फिर से रेत के एक कण जितना छोटा हो गया और आरव के कॉन्शियसनेस सी में प्रकट हो गया। रखा की यादों से मिली दिशा के अनुसार उसने 9 हेवंस को बुलाया और तेजी से पूर्व दिशा की ओर उड़ चला। उसी समय कुनलन इमॉर्टल रेल्म के स्पेशल पैसेज के स्थान पर हवा में 2 आकृतियां प्रकट हुईं। ये वही 2 वॉइड इमॉर्टल्स थे जो उनका पीछा करने आए थे, युग और यश। बाहर आते ही युग ने भौहें सिकोड़ लीं। जैसा सोचा था, यह एक निम्नस्तरीय वर्ल्ड है। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही पतली है। इन सब बातों को छोड़ो, जल्दी से आरव को ढूंढो, इमॉर्टल किंग को जो चाहिए वह वापस लो और फिर जितनी जल्दी हो सके इमॉर्टल रेल्म लौट चलो। यश ने चारों ओर देखते हुए कहा, ऐसा करते हैं। दक्षता बढ़ाने के लिए तुम पूर्व की ओर जाओ और मैं पश्चिम की ओर। खजाना मिलते ही फिर मिलेंगे। ठीक है। युग ने सिर हिलाया और दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना। उनके मन में इतनी निम्नस्तरीय वर्ल्ड उनके जैसे सच्चे इमॉर्टल्स के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं बन सकती थी। योजना तय करने के बाद दोनों तेज गति से पूर्व और पश्चिम की ओर उड़ते हुए दूर निकल गए। उनमें से किसी ने भी आरव को पहचाना नहीं था। उड़ते हुए उन्होंने अपनी शक्तिशाली डिवाइन सेंसर्स फैला दी ताकि किसी से पूछकर यह पता लगाया जा सके कि वह शक्तिशाली युवक आखिर है कौन। फ्लाइंग फिश आइलैंड असल में एक अकेला द्वीप नहीं है, बल्कि 8 छोटे छोटे द्वीपों की एक सीरीज है जो मछली के आकार में व्यवस्थित हैं। इसी वजह से इसका नाम फ्लाइंग फिश आइलैंड पड़ा। ये जगह ग्रेट डॉग किंगडम से हजारों मील दूर है और एक वीरान द्वीप समूह है, इसलिए आम दिनों में यहाँ शायद ही कोई आता हो। लेकिन आज हालात अलग थे। फ्लाइंग फिश आइलैंड के सामने एक विशाल क्रूज शिप लंगर डाले खड़ी थी। क्रूज शिप के डेक पर काले कपड़ों में सजे लोग भरे हुए थे, जिनमें से हर एक से शक्तिशाली आभा निकल रही थी और उनकी छाती पर टैकेडर फैमिली का निशान बना हुआ था। ये सभी टैकेडर क्लैन के समुराई थे और उनके सामने 100 लोग रस्सियों से कसकर बांधे गए थे। इन बंधे हुए लोगों के सामने 2 युवा और सुंदर महिलाएं खड़ी थीं, बाईं ओर कीर्ति और दाईं ओर युक्ति। जहाज के अगले हिस्से में एक आरामदायक सोफा कुर्सी रखी थी, जिस पर 20-22 साल का एक युवक बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि टैकेडर फैमिली का युवा मुखिया एलिस था। रायोथा टैकेडर जहाज के अगले हिस्से बो पर बैठा था। उसकी नज़रें सामने मौजूद 8 छोटे द्वीपों पर टिकी हुई थीं और उसका भाव ऐसा था मानो वह किसी अनुपम सौंदर्य को निहार रहा हो। क्रूज शिप कई घंटों से यहीं रुकी हुई थी। जहाज पर मौजूद सभी लोग डेक पर खड़े थे, पूरी तरह भ्रमित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें यहाँ लाकर क्या किया जाने वाला है। खासकर चोपड़ा फैमिली के लोग, उन्हें तो पहले ही लगा था कि पकड़े जाने के बाद उनकी मौत तय है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी कल्टिवेशन सील कर दी जाएगी और उन्हें यहाँ लाया जाएगा। चारों ओर देखने पर उन 8 छोटे द्वीपों के अलावा सिर्फ अथाह समुद्र ही दिखाई दे रहा था। यह अंदाजा लगाना असंभव था कि सामने वाला पक्ष आखिर करना क्या चाहता है। युक्ति ने अपने पास खड़ी कीर्ति की ओर देखा। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था।
मिस कीर्ति, मुझे माफ करना, मेरा संदेश देर से पहुंचा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हालांकि कीर्ति ने अभी कल्टिवेशन का रास्ता नहीं अपनाया था, लेकिन आरव के साथ रहते हुए वह कई बड़े तूफान देख चुकी थी, इसलिए इस समय वह ज्यादा घबराई हुई नहीं थी। मूल योजना ये थी कि सुष्मिता इंडिया भागकर मदद ले आए, ताकि वहां से रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा सकें। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, भले ही वहां से मदद पहुंच भी जाए, शायद वे मुझे ढूंढ ही ना पाएं। युक्ति ने कहा, कमबख्त, टैकेडा क्लैन को आखिर हुआ क्या है? वे हमें यहाँ क्यों ले आए? कौन जाने। कीर्ति ने शांत स्वर में कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना तय है कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। उसे इतना शांत देखकर युक्ति को काफी हैरानी हुई। मिस कीर्ति, क्या आपको डर नहीं लग रहा? कीर्ति हल्के से मुस्कुराए और सिर हिलाया। डरने जैसी कोई बात नहीं है, जो होना है वही होगा। पहले ऐसे समय में आरव हमेशा मुझे बचाने आ जाते थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। अगर आरव यहाँ नहीं है, तो जिंदगी और मौत में ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। ये कहते हुए उस आदमी का सुंदर चेहरा फिर से उसके मन में उभर आया। लगभग 2 साल बीत चुके थे, और इस दौरान न जाने कितनी बार उसने उसे याद किया था और कितनी बार चुपचाप आंसू बहाए थे। जब उसने आरव का नाम लिया, तो युक्ति का चेहरा तुरंत उदास हो गया। एक जवान लड़की होने के नाते उसका दिल पूरी तरह उसी आदमी के कब्जे में था, लेकिन वह जानती थी कि वह उसके योग्य नहीं है, इसलिए उसने कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। अब जब उसकी जिंदगी खतरे में थी, उसे नहीं पता था कि मरने से पहले वह उसे एक बार फिर देख पाएगी या नहीं। इस बिंदु पर दोनों चुप हो गईं, अपने अपने विचारों में खोई हुईं। उसी समय जहाज के सामने मौजूद 8 छोटे द्वीप अचानक हिलने लगे। कीर्ति एक पल के लिए सन्न रह गई। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जल्द ही सबको साफ दिखने लगा कि वे 8 छोटे द्वीप सच में हिल रहे थे। वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और फिर जोरदार तरीके से कांपने लगे, जिनसे अनगिनत पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगे। बाकी लोगों ने भी ये देखा। क्या ये भूकंप था? लेकिन फिर उन्होंने पाया कि समुद्र बिल्कुल शांत था और यॉट भी पहले की तरह स्थिर थी। कहीं भी भूकंप के कोई संकेत नहीं थे। हिलने वाली सिर्फ सामने की 8 छोटी द्वीपें थीं। क्या लॉर्ड ओरोची आखिरकार जाग गया? जहाज के अगले हिस्से में बैठा एलिस ऐसे उछल पड़ा जैसे उसे कोई उत्तेजक दवा दे दी गई हो। उसने मुट्ठियां भींच लीं और उसका चेहरा जोश से भर गया। सबकी निगाहों के सामने वे 8 छोटे द्वीप और ऊपर उठते चले गए, जब तक कि वे पूरी तरह हवा में नहीं आ गए। उनके नीचे एक विशाल सांप का शरीर दिखाई देने लगा। एक जबरदस्त कंपन के साथ सारे पत्थर झड़ गए और 8 विशाल सिर प्रकट हो गए। हर सिर ने अपनी 2 बड़ी खूनसी लाल आंखें खोलीं, जिनकी ठंडी निगाहें चारों ओर घूमने लगीं। ये तो सच में एक सांप है, कीर्ति चीख पड़ी। हालांकि वह जीवन और मृत्यु को लेकर कुछ हद तक उदासीन थी, लेकिन अचानक इतने बड़े 8 सिर वाले सांप को देखकर डर न लगे, ये कहना झूठ होगा। उसके पास खड़ी युक्ति तो उससे भी ज्यादा डर गई थी। क्या ये यमा है? क्या लेजेंड सच हो सकती है? ग्रेट डॉग किंगडम की रहने वाली होने के कारण वह यमा का नाम जानती थी। उसने हमेशा इसे सिर्फ एक लेजेंड माना था, लेकिन आज वह उसे अपनी आंखों से देख रही थी। ये छोटा द्वीप समूह अनगिनत वर्षों से यहाँ मौजूद था। असल में यही सोया हुआ यमा था। शुरुआत में यमा की हरकतें धीमी थीं, मानो वो अभी अभी नींद से जागा हो, लेकिन जैसे ही उसकी सभी 16 आंखें खुलीं, उसकी चाल अचानक तेज हो गई। उसका विशाल शरीर तेजी से लहराने लगा। हालांकि वह समुद्र से लगभग 100 फीट ऊपर उठ चुका था, फिर भी उसका निचला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उसके भयानक आकार का अंदाजा लगाया जा सकता था। गर्जना। 8 विशाल सिरों ने एक साथ दहाड़ लगाई। वह आवाज इतनी जबरदस्त थी कि धरती हिलती हुई महसूस हुई और कान फटने लगे। डेक पर मौजूद लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और कुछ तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उसी समय पहले शांत समुद्र का पानी उबलने लगा, मानो उस विशाल शरीर ने उसे मत दिया हो। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। सौभाग्य से यॉट काफी बड़ी थी और उसने कुछ दूरी बनाए रखी थी, इसलिए वह उन विशाल लहरों से पलटी नहीं। इतना बड़ा सांप, कीर्ति बुरी तरह डर गई थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना भयानक राक्षस नहीं देखा था। कुछ समय बाद यम आखिरकार शांत हुआ।
उसके 8 विशाल सिर यॉट के ऊपर झुकाए और उसकी 16 खूंसी लाल आंखों से डरावनी रोशनी फैलने लगी। मुझे किसने जगाया? 5वें सिर ने मुंह खोला और हैरानी की बात यह थी कि वह इंसानी भाषा में बोल रहा था। मैंने। रायोथा टैकेडा उत्साह से आगे बढ़ा और आदरपूर्वक झुक गया। लॉर्ड ओरोची, आपको जगाने वाला मेरा टैकेडा फैमिली ही है, इसमें पूरे 100 साल लगे हैं। वह व्यक्ति बेहद सम्मानजनक स्वर में बोल रहा था और उसके चेहरे पर चापलूसी साफ झलक रही थी। अच्छा किया, यमा ने संतोष से सिर हिलाया। वह गंभीर चोटों के कारण गहरी नींद में चला गया था। इन वर्षों में टैकेडा क्लैन द्वारा खोजी गई दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों ने न सिर्फ उसकी चोटें ठीक की, बल्कि उसकी जीवन शक्ति भी बहाल कर दी। अब से तुम्हारा पूरा परिवार मेरा सेवक होगा। ये टैकेडा फैमिली के लिए परम सौभाग्य है। रायोटा टैकेडा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। यही वह परिणाम था जिसके लिए टैकेडा फैमिली इतने लंबे समय से प्रयास कर रही थी। यमा जैसे समर्थक के साथ, वे न सिर्फ पूरे ग्रेट डॉग किंगडम पर राज कर सकते थे, बल्कि पूरी अर्थ को भी एकजुट कर सकते थे। वह सचमुच सांप के बाद दूसरा और सबके ऊपर पहला था। यमा की आवाज गहरी हो गई। इतने लंबे समय तक सोने के बाद, क्या तुमने मेरे लिए ब्लड फूड तैयार किया है? तैयार है, सब तैयार है। ये सभी ग्रेट गॉड के लिए चढ़ावे हैं। ये कहते हुए एलिस ने डेक पर मौजूद लोगों की ओर इशारा किया। इस पल चोपड़ा फैमिली के सदस्यों के दिलों में गहरा निराशा भर गई। अब समझ आया कि उन्हें क्यों नहीं मारा गया था। वे इस राक्षस के लिए बलि थे। ये सभी मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, जीवन शक्ति से भरपूर। बुरा नहीं, बुरा नहीं। यमा बोलते बोलते अचानक रुक गया। उसकी खुंसी लाल आंखें कीर्ति पर टिक गईं, जिनमें लालच की चमक साफ दिख रही थी। विच स्पिरिट बॉडी, ये तो सच में विच स्पिरिट बॉडी है। हा हा हा, स्वर्ग सचमुच मेरा साथ दे रहा है। जागने के तुरंत बाद ही मुझे इतना उत्तम ब्लड फूड मिल जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे रक्त को निगलकर मैं अगले स्तर तक पहुंच सकता हूं और 9 सिर वाले ड्रैगन में बदल सकता हूं। कीर्ति के दिल में निराशा की लहर दौड़ गई। वह मौत से नहीं डरती थी, लेकिन किसी भी हाल में वह इस राक्षस के मुंह में मरना नहीं चाहती थी। लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी? वह बस निराशा में अपनी आंखें बंद कर पाई और उसकी गोरी गालों पर आंसुओं की 2 चमकदार धाराएं बह निकलीं। आरव, आप कहाँ हैं? क्या मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगी? कीर्ति को अपने सामने देखकर यामा पागलपन भरी हंसी हंस पड़ा। हालांकि वह सिर्फ एक विचित्र विशाल सांप था, फिर भी उसकी दिल से उठती हुई परम प्रसन्नता साफ महसूस की जा सकती थी। ओकामी को इतना खुश देखकर एलिस भी बेहद आनंदित हो गया। लगता है ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। भविष्य में टैकेडा क्लैन को जरूर बड़ा लाभ मिलने वाला है। लॉर्ड ओरोची, बस आप प्रसन्न रहें, यही काफी है। इतने उत्तम बलिदान को देखकर मैं प्रसन्न कैसे न होऊं। अब मैं इसका आनंद लूंगा। यमा की लार टपकने लगी, उसकी आंखें लालच से भर गईं। उसकी 8 विशाल जीभें होंठों पर फिरने लगी, और फिर 5वें सिर ने मुंह खोलकर कीर्ति को सीधे निगल लिया। मिस कीर्ति, युक्ति डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन दबी हुई थी, उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही कीर्ति सांप के मुंह में जाने ही वाली थी, अचानक आकाश को चीरती हुई एक तीखी रोशनी चमकी। यह एक तलवार की किरण थी, अत्यंत शक्तिशाली, 10 झांग लंबी, संसार को नष्ट कर देने वाली शक्ति लिए हुए, जो सीधे यामा के 5वें सिर पर जा गिरी। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि हर कोई सन रह गया, यहाँ तक कि लार टपकाता हुआ यमा भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ, वह तलवार प्रहार से सीधा टकराया। उसका विशाल शरीर सैकड़ों मीटर पीछे जा गिरा, और समुद्र की सतह पर दर्जनों मीटर ऊंची भयंकर लहरें उठ गईं। क्रूज शिप उन विशाल लहरों में बुरी तरह हिलने लगी, और किसी भी पल पलट जाने का खतरा पैदा हो गया। उसी समय 3 आकृतियां आकाश से उतरीं और सीधे डेक पर जा उतरीं। चारों ओर का समुद्र तेजी से शांत हो गया, और विशाल क्रूज शिप भी स्थिर हो गई। सभी ने उधर देखा। निराशा में डूबी कीर्ति और युक्ति के चेहरों पर अचानक अपार खुशी फैल गई। आने वाले कोई और नहीं, बल्कि आरव और उसके 2 साथी थे। आरव, कीर्ति की आंखों से आंसू बह निकले। वो अभी-अभी मृत्यु के द्वार से लौटी थी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि निर्णायक क्षण पर उसका नायक सच में आ जाएगा। बाद में बात करेंगे।
आरव ने उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा, फिर समुद्र में मौजूद उस विशाल सांप की ओर मुड़ गया। ये भयानक प्राणी उसे गहरी दबाव की अनुभूति करा रहा था। सचमुच, एंशंट काल से चली आ रही ये दुष्ट प्रजाति कुंडलन इमॉर्टल रेल्म के गोल्डन बेयर टाइगर बीस्ट से किसी भी तरह कमज़ोर नहीं थी। सानवी का चेहरा भी गंभीर हो गया। वह तलवार प्रहार दूर से किया गया था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि एक माउंटेन को भी चूर चूर कर सकता था। फिर भी यह विशाल प्राणी सिर्फ कुछ 100 मीटर पीछे हटा था। उसके सिर पर बस एक तलवार का निशान पड़ा था, कोई गंभीर चोट नहीं। इससे साफ था कि उसकी रक्षा कितनी मजबूत थी। इन्हें यहाँ से ले जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। आरव ने समझ लिया कि इस दुश्मन से निपटना आसान नहीं होगा और एक भीषण युद्ध टालना असंभव है। उसने हाथ घुमाया और क्रूज शिप को कीर्ति व अन्य लोगों के साथ 10 मील दूर पहुंचा दिया, जबकि सानवी को उसकी रक्षा का जिम्मा सौंपा। आरव, सावधान रहना। कीर्ति जानती थी कि यह भावुक होने का समय नहीं है, फिर भी वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। सब कुछ इतनी तेजी और अचानक हुआ कि डेक पर मौजूद एलिस अब जाकर पलटा और सानवी की ओर घूरने लगा। तुम कौन हो? टैकेडा फैमिली की योजना बिगाड़ने की हिम्मत कैसे की? सानवी ने बस एक नज़र डाली। वह हमेशा कठोर और कम बोलने वाली थी। ऐसे व्यक्ति से शब्दों की बर्बादी करने का उसे कोई शौक नहीं था। उसने सीधे तलवार चला दी। आह! एक ही वार में एलिस की चीख आधी में कट गई। बाकी बचे टैकेडर क्लैन के सदस्यों का भी वही अंजाम हुआ, सभी तलवारों की चमक में मारे गए। इन लोगों को मारने के बाद सानवी ने फिर हाथ हिलाया और चोपड़ा फैमिली के सभी सदस्यों की दबी हुई कल्टिवेशन खोल दी। ये चोपड़ा फैमिली के शक्तिशाली सदस्यों के चेहरे पर गहरा आश्चर्य था। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी भयानक शक्ति और इतनी उत्कृष्ट तलवारबाजी नहीं देखी थी। कुछ पल के स्तब्ध मौन के बाद सभी ने फिर दूर की ओर देखा, जहां एक धरती हिला देने वाला युद्ध शुरू होने वाला था। आरव हवा में खड़ा था, सामने दूर मौजूद यमा को देखते हुए। घटिया इंसान, मेरी स्पिरिट बॉडी चुराने की हिम्मत कैसे की? यामा की 16 आंखें भयानक चमक से भर उठीं। हालांकि उसे एहसास हो गया था कि सामने खड़ा ये युवक असाधारण है, फिर भी वह कीर्ति को छोड़ नहीं सकता था। यह उसके रक्तवंश के विकास से जुड़ा मामला था। तुम्हारा इस वर्ल्ड में कोई स्थान नहीं है, मर जाओ। आरव के शब्द समाप्त होते ही उसके हाथ में सुनहरी रोशनी चमकी। ड्रैगन ब्लेड 10 झांग लंबी प्रकाश तलवार में बदल गई और आगे की ओर जोरदार वार किया। गर्जना! यम गुस्से से दहाड़ा। उसके सबसे बाएं सिर ने अचानक मुंह खोला और पीले भूरे रंग की धुंध उगल दी। ये चीज दिखने में साधारण थी, लेकिन इसकी डिफेंसिव क्षमता अत्यंत भयानक थी। अविनाशी ड्रैगन ब्लेड जब इस ऊर्जा गोले से टकराई, तो ऐसा लगा मानो गोली गीली रुई में फंस गई हो, पूरी तरह बेअसर। तेज तलवार प्रकाश जल्दी ही बिखर गया। इतनी मजबूत रक्षा! आरव ने मन ही मन चौंकते हुए सोचा। 5 तत्वों धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी में पृथ्वी की रक्षा सबसे मजबूत मानी जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि 8 सिर वाला ये प्राणी 8 अलग अलग गुणों का स्वामी होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एंशंट काल से जीवित बचा हुआ दुष्ट पशु है। आरव के हमले को रोकने के बाद यमा ने पलटकर वार किया। उसके काले सिर ने मुंह खोला और अचानक काली धुंध उगल दी। एक प्रसिद्ध हीलर होने के नाते आरव ने तुरंत पहचान लिया कि यह काली धुंध अत्यंत विषैली है। उसके निकलते ही आसपास की हवा सिसकारियां लेने लगी। ये सिर जहर के गुण का था, और वह भी बेहद घातक। अगर कोई और होता तो वह इसका सामना नहीं कर पाता और या तो भागने पर मजबूर हो जाता या बेहद दयनीय स्थिति में फंस जाता। लेकिन आरव अलग था। उसने सीधे डेमन रिफाइनिंग बॉटल को बुलाया और सामने की सारी विषैली धुंध को एक पल में सोख लिया। यामा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। वह जल्दी में कीर्ति को निगलना चाहता था, इसलिए उसने अपना सबसे शक्तिशाली तरीका अपनाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका जहर इतनी आसानी से निष्प्रभावी हो जाएगा। लड़के, तुम में कुछ काबिलियत तो है। यमा ने फिर हमला किया। उसके नीले सिर ने मुंह खोला और भूतिया नीली आभा बाहर छोड़ी। ये जल तत्व की बर्फीली आभा थी, अत्यंत शुद्ध। जैसे ही वह बाहर निकली, आसपास की हर चीज जमने लगी, मानो स्वयं स्पेस भी जम गई हो। बिना तैयारी के आरव भी जम गया। उसका पूरा शरीर एक विशाल बर्फीले क्रिस्टल में कैद हो गया। दूर यॉट के डेक पर कीर्ति युद्ध का दृश्य देख रही थी।
आरव को बर्फ में जमे देखकर वो घबरा गई। क्या आरव खतरे में है? सब लोग जल्दी जाकर उन्हें बचाओ। सानवी बिल्कुल शांत रही। चिंता मत करो, वह ठीक हैं। वह आरव की असली ताकत सबसे अच्छी तरह जानती थी। ऐसे हथकंडे उसके सामने बिल्कुल बेकार थे। वाकई, जैसे ही यम अगला हमला करने वाला था, उस पारदर्शी बर्फीले क्रिस्टल के भीतर एक गहरी नीली ज्वाला जल उठी। पहले वह नाखून के बराबर थी, फिर पल भर में पूरे आकाश में फैल गई। उस विचित्र अग्नि की प्रचंड गर्मी में बर्फीला क्रिस्टल पलक झपकते ही टूट गया और पानी की भाप बनकर पूरी तरह उड़ गया। यम, है ना? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि भुना हुआ सांप का मांस कैसा लगता है। आरव के शब्द समाप्त होते ही उसने उंगली उठाई। बर्निंग हेवन पर्पल फ्लेम नीली रोशनी की किरण में बदलकर सीधे आगे बढ़ी। यम ने भी समझ लिया कि यह ज्वाला साधारण नहीं है। उसके पीले सिर ने फिर से मिट्टी सी पीली सांस छोड़ी। ये सांस ड्रैगन ब्लेड के हमले को भी रोक सकती थी, लेकिन बर्निंग हेवन पर्पल फ्लेम के सामने ये ज्यादा देर नहीं टिक सकी। वह तुरंत जलकर टूट गई और ज्वाला आगे बढ़ती चली गई। विचित्र अग्नि तो विचित्र अग्नि ही होती है, उसकी लपटों को कोई भी नहीं झेल सकता। जब सामने से उमड़ती हुई तेज बर्निंग पर्पल फ्लेम को देखा तो 8 सिर वाले सांप की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये ज्वाला उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तभी उसके 5वें सिर ने अचानक मुंह खोला और जोर से काट लिया। आरव चौंक गया। क्या ये चीज पागल हो गई है? क्या ये सच में हेवन बर्निंग पर्पल फ्लेम को निगलना चाहती है? ये तो सीधे मौत को न्योता देने जैसा था। तर्क के अनुसार एंशंट काल से चली आ रही ये दुष्ट प्रजातियां इंसानों से कम बुद्धिमान नहीं होती और उन्हें ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगले ही पल आरव ये देखकर स्तब्ध रह गया कि आगे बढ़ती हुई बर्निंग पर्पल फ्लेम अचानक हवा में गायब हो गई। वो सचमुच गायब हो चुकी थी, पूरी तरह से इस इंटरफेस से लुप्त। सौभाग्य से उसने सिर्फ एक छोटी सी ज्वाला छोड़ी थी, वरना पूरी बर्निंग पर्पल फ्लेम ही नष्ट हो जाती। ये क्या हो गया? आरव गहरे सदमे में था। यम की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक निकली। उसने अपनी डिवाइन सेंस फैलाकर खोज की, लेकिन लुप्त हो चुकी ज्वाला का कोई निशान नहीं मिला। इसके बजाय उसे उसी स्थान से हल्का सा स्पेशल फ्लक्चुएशन महसूस हुआ जहां से ज्वाला गायब हुई थी। यह विशाल सिर वास्तव में स्पेस पावर का उपयोग कर सकता था। एक पल में ही उसे समस्या की जड़ समझ आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि यह 5वां सिर पूरे यम पर हावी था। दरअसल इसके पास स्पेशल पावर थी। चाहे कल्टिवेटर हो या डेमोनिक बीस्ट, स्पेस मैनिपुलेशन एक अत्यंत दुर्लभ शक्ति होती है। अभी यम के उस काटने से स्पेस में एक दरार बन गई थी और ज्वाला उसी दरार से होकर इस रेल्म से बाहर चली गई थी। हालांकि यह सब बहुत कम समय के लिए हुआ और स्पेस तुरंत भर भी गई, फिर भी यह बेहद भयावह था। जहां आरव स्तब्ध था, वहीं यम भी कम हैरान नहीं था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह इंसान स्ट्रेंज फायर को नियंत्रित कर सकता है। अगर मेरी स्पेशल एबिलिटी न होती तो शायद मैं अब तक भुना हुआ सांप बन चुका होता। इंसान, अगर तुम उस औरत को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आरव होश में आया और शांत स्वर में बोला, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना भयानक अस्तित्व जितनी जल्दी हो सके मिटा देना ही बेहतर था, वरना यह अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। अगर यह इमॉर्टैलिटी तक पहुंच गया तो शायद पूरे रेल्म में कोई भी इसे दबा नहीं पाएगा। अपने परिवार और अपनी बेटी के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस दानव को मारना ही होगा। घमंडी और अज्ञानी मूर्ख, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? यम भड़क उठा। उसने एक और सिर खोला और अत्यंत तप्त आग उगल दी। शुरुआत में वह आग एक छोटे से गोले जैसी थी, लेकिन पल भर में वह प्रचंड अग्निसागर में बदल गई। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से फिर एक नीली ज्वाला उठी, जो तुरंत एक फायर शील्ड में बदल गई और सामने की सारी तेज आग को सोख लिया। हालांकि बर्निंग पर्पल फ्लेम दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन साधारण आग को रोकने के लिए ये पूरी तरह पर्याप्त थी। उसने नेदरवर्ल्ड का फ्लेम का उपयोग नहीं किया। समस्या यह नहीं थी कि ज्वाला कमजोर है, बल्कि यह थी कि वह विरोधी की स्पेशल पावर को भेद नहीं पा रही थी। जब आग बेकार साबित हो रही है तो अब दूसरे तरीके आजमाने होंगे। आरव ने कलाई घुमाई और थंडर पर्ल हवा में उड़ गई।
एक ही पल में आकाश गरजते हुए बिजली से भर गया। यम की आंखें गंभीर हो गईं। इस इंसान की क्षमताएं बार बार उसकी समझ की सीमाओं को तोड़ रही थीं। आरव ने उंगली उठाई और 7-8 बिजली की धाराएं, हर एक किसी एडल्ट की जांघ जितनी मोटी, एक साथ नीचे गिरीं। आमतौर पर राक्षस बिजली से सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन सामने मौजूद यम स्पष्ट रूप से सामान्य कैटेगरी में नहीं आता था। उसने एक मुंह खोला और लगातार 7-8 बिजली की धाराएं उगल दी, जिनकी शक्ति थंडरपर्ल से कम नहीं थी। दोनों बिजली शक्तियां टकराईं, और तुरंत ही आकाश में गरजती गूंज, चमकती रोशनियां और गहरे नीले विद्युत चाप फैल गए। अंततः कोई भी पक्ष दूसरे पर भारी नहीं पड़ सका, और बिजली धीरे धीरे विलीन हो गई। देख पर मौजूद सभी लोग पूरी तरह दंग रह गए। कीर्ति चिल्ला उठी, ये दैत्य सांप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस समय आरव की ओर उसका देखने का तरीका चिंता से भरा हुआ था। क्या ये व्यक्ति सच में सर्वशक्तिमान है? आरव भी भीतर ही भीतर चकित था। पहले उसे लगा था कि यम गोल्डन बेयर टाइगर बीस्ट के समान स्तर का होगा, लेकिन अब लग रहा था कि इसके तरीके उस दैत्य से कहीं अधिक भयानक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रेट डॉग किंगडम के लोग इसे देवता की तरह पूजते थे। इसके इतने सिर थे, और हर सिर के पास अलग अलग गुण और क्षमताएं थीं। हैरानी के बावजूद लड़ाई रोकना कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारे पास थंडर पावर है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास हेवनली लाइटनिंग भी होगी। आरव ने हाथ बढ़ाया और एक मीटियोर गॉड निकाला। तभी एक सुनहरी रोशनी आकाश में उठी और थंडर पर्ल से जा मिली। धड़ाम, आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी, गहरे नीले विद्युत चाप सुनहरे हो गए, और एक भयावह दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया, मानो ये लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन का छोटा सा रूप हो। ये यम चौंक गया। एक दुष्ट पशु होने के नाते उसे हेवनली लाइटनिंग के प्रति स्वाभाविक भय था। ये कैसे संभव है? एक इंसान हेवनली लाइटनिंग को कैसे नियंत्रित कर सकता है? अत्यधिक सदमे में उसकी 16 खूंसी लाल आंखें अविश्वास से फैल गईं। लेकिन जो सामने था वह सच था। जोरदार गड़गड़ाहट के साथ फिर से 7-8 बिजली की धाराएं नीचे गिरीं। संख्या वही थी, लेकिन शक्ति पहले से पूरी तरह अलग। यम की आंखों में घबराहट झलकी। उसने तुरंत अपना विशाल मुंह खोला और मोटी बिजली की धाराएं उगल दी, जो गर्जना करती हुई सामने आईं। एक और जबरदस्त टकराव हुआ, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। हेवनली लाइटनिंग ने उसकी बिजली को पल भर में ही कुचल दिया। दोनों ही बिजली थी, लेकिन स्तर का अंतर बहुत बड़ा था। उसकी बिजली बस थोड़ी देर रोक सकी, कोई खास असर नहीं डाल पाई। गड़गड़ाहट के साथ बिजली सीधे यमा पर गिरी। हालांकि उस एंशिएंट दुष्ट प्राणी की रक्षा बेहद मजबूत थी, फिर भी वह हेवनली लाइटनिंग की शक्ति को झेल नहीं सका। उसका शरीर फट गया, चमड़ी उधड़ गई, खून बहने लगा, और कई जगह सफेद हड्डियां तक दिखाई देने लगीं। कमबख्त इंसान, तुमने मुझे फिर से घायल कर दिया। भारी चोटों के बावजूद यमा दबा नहीं। उल्टा, उसकी क्रूरता और भड़क उठी। अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। आरव ने ठंडी हंसी हंसी और फिर से मीटियोर गॉड को झटका। उसका मानना था कि बस एक और बिजली, या ज्यादा से ज्यादा 2, और सामने वाला निश्चित रूप से मारा जाएगा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि मीटियोर गॉड को कई बार हिलाने के बावजूद एक भी बिजली नहीं निकली। क्या सब खत्म हो गई? उसने जल्दी से 4-5 और मीटियोर गॉड निकाले और एक एक करके आजमाया। नतीजा बेहद शर्मनाक था। गॉड तो बहुत थे, लेकिन एक भी थंडरबोल्ट नहीं। ये स्वाभाविक था। हाल के समय में उसने इनका लगातार उपयोग किया था, और उनमें संचित सारी लाइटनिंग पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जब यमा ने पहली बार उसे इतने सारे छोटे गॉड निकालते देखा, तो वह घबरा गया था। पहले वाले गॉड में ही हेवनली लाइटनिंग की शक्ति थी। एक ही काफी मुश्किल पैदा कर देता था। अगर इतने सारे होते, तो सच में बचना मुश्किल था। लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी गॉड सक्रिय नहीं हो रहा, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। हा, लड़के, तुम्हारी हेवनली थंडर खत्म हो चुकी है। अब देखता हूं कि तुम मेरे खिलाफ क्या इस्तेमाल करते हो। ये कहते ही उसने अपना विशाल शरीर घुमाया। उसके 8 सिर एक साथ हिले, और हवा, आग, बिजली और थंडर के संयुक्त हमलों की बौछार आरव की ओर टूट पड़ी। आरव और यमा के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। लड़ाई इतनी तेज थी कि मानो आकाश और धरती अंधेरे में डूब गए हों, सूर्य और चंद्रमा तक लुप्त हो गए हों।
अगर यह युद्ध समुद्र के ऊपर नहीं हो रहा होता तो शायद पूरी वर्ल्ड ही ढह चुकी होती। ये लड़ाई पूरे 1 घंटे तक चली। दोनों पक्ष बराबरी पर थे और कोई भी दूसरे पर स्पष्ट बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा था। आरव की स्ट्रेंज फायर असफल हो चुकी थी और उसकी सारी हेवनली लाइटनिंग भी समाप्त हो चुकी थी। उसके पास अब कोई ऐसा तरीका नहीं बचा था जिससे वह निश्चित रूप से दुश्मन को मार सके। दोनों के पास अपने अपने तुरुप के पत्ते थे। यम की रक्षा शक्ति बेहद भयानक थी और उसके 8 सिर अलग अलग गुणों के थे जिससे उसके हमले अनंत प्रकार के हो जाते थे। आरव की गति आश्चर्यजनक थी और उसका फिजिकल बॉडी भी अत्यंत शक्तिशाली था। भले ही वह थोड़े समय में दुश्मन को पराजित न कर सके, लेकिन अपनी रक्षा करने में वह पूरी तरह सक्षम था। लेकिन वह स्पष्ट रूप से इस स्थिति से संतुष्ट नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ने लगीं। हेवनली डव की निगरानी से बचने के लिए उसने अभी तक अपनी आधी शक्ति भी इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन अगर उसे ओरोची को मारना था तो उसे पूरी ताकत झोंकनी ही पड़ती। और ऐसा करने का मतलब था हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुलाना, जिसके बाद वह तुरंत इमॉर्टल रेल्म में असेंशन कर जाता। लेकिन अगर दुश्मन को न मारा गया, तो यह निश्चित रूप से एक भयानक छिपा हुआ खतरा बन जाएगा। एक बार यमा भाग निकला, तो अर्थ पर मौजूद किसी भी शक्ति के लिए वह एक असहनीय आपदा बन जाएगा। इसी दुविधा में फंसा हुआ वह सोच ही रहा था कि अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। उसकी मौजूदा मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, उसकी डिवाइन सेंस 10,000 मील के दायरे में सब कुछ जांच सकती थी। ठीक उसी समय, उसे दूर से एक अत्यंत शक्तिशाली और तेजी से उसकी ओर आता हुआ महसूस हुआ। इमॉर्टल, यह ऊपर से उतरा हुआ एक अलूसरी इमॉर्टल है। हालांकि उसने युग को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उससे निकलने वाली ऑरा से ही उसने उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया। उसे पहले से ही अंदेशा था कि उसके द्वारा सील किया गया पैसेज ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा अलूसरी इमॉर्टल इतनी जल्दी आ जाएगा और अर्थ तक भी पहुंच जाएगा। इससे उसके भीतर गहरा संकट भाव पैदा हो गया। एक यम ही उसे बेहद परेशान कर रहा था, और अगर अब एक वॉइड इमॉर्टल भी आ गया, तो दोनों ओर से हमला होने पर वह निश्चित रूप से टिक नहीं पाएगा। वह सामने मौजूद यमा को जल्दी से मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंकने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक और विचार आया, और उसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान उभर आई। आरव को एक उपाय सूझ गया। जब दोनों ही उसके दुश्मन थे, तो क्यों न उन्हें आपस में लड़ने दिया जाए और अंत में वह स्वयं लाभ उठा ले। ये सोचते ही उसने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले उसने लिटिल वन की ऑरा को बाहर छोड़ दिया। सामान्य लोग इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि एक वॉइड इमॉर्टल इसे जरूर महसूस करेगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। युग पहले ही यहाँ की प्रचंड ऊर्जा तरंगों को महसूस कर चुका था, इसलिए वह स्थिति देखने आ रहा था। वह भी पूरी तरह पास भी नहीं पहुंचा था कि उसने उस ट्रेजर की ऑरा को महसूस कर लिया, जिसका जिक्र इमॉर्टल किंग ने किया था। यह महसूस करते ही वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। भले ही वह एक सेलेस्टियल अरे मास्टर था, लेकिन उसका स्तर अभी कम था और उसे संसाधन भी बहुत सीमित मिलते थे। अगर इस बार वह इमॉर्टल किंग के लिए बड़ा योगदान दे सका, तो लौटने पर उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल हो जाएगा। ये सोचकर वह बेहद उत्साहित हो गया, उसकी गति अचानक बढ़ गई, और वह इसी दिशा में तेजी से बढ़ने लगा। पहला कदम पूरा करने के बाद, आरव ने तुरंत अपनी ऑरा छिपानी शुरू कर दी, ताकि ऐसा लगे कि उसकी ट्रू एसेंस कमजोर हो चुकी है और उसकी शक्ति घट रही है। यम के हमलों का सामना करते हुए वह जानबूझकर अस्तव्यस्त दिखने लगा। उसके कपड़े जलकर फट गए, और उसका शरीर घावों से भर गया। ये दृश्य देखकर क्रूज शिप पर मौजूद सभी लोग बेहद चिंतित हो गए। सानवी की भौहें सिकुड़ गईं। वह सोच ही रही थी कि आगे बढ़कर मदद करे, तभी उसने अपने कानों में आरव की वॉइस ट्रांसमिशन सुनी। यह मेरी योजना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इधर मत आना। कोई जल्दबाजी मत करना। हालांकि सानवी को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, लेकिन आरव पर भरोसे के कारण उसने तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया और चुपचाप क्रूज शिप पर खड़ी रही। ओरोची अत्यंत प्रसन्न था। पहले यह इंसान उसके बराबर लड़ रहा था, लेकिन अब वह साफ तौर पर पिछड़ता हुआ दिख रहा था। ये स्पष्ट था कि उसकी शक्ति कम हो रही है। ये सोचना भी स्वाभाविक था। इंसान अपनी कल्टिवेटेड फाउंडेशन पर निर्भर करता है, जबकि वह अपनी जन्मजात फिजिकल इंस्टिंक्ट पर।
इस तुलना में उसे स्पष्ट बढ़त हासिल थी। लाइटनिंग से झुलसकर और बुरी तरह घायल होने के बाद अब उसे पलटवार का मौका मिल गया था। स्वाभाविक रूप से वह इसे जाने देने वाला नहीं था और उसके 8 सिर लगातार, लहर दर लहर, हमले करने लगे। लड़ते हुए, आरव अपनी डिवाइन सेंस से एलुसरी इमॉर्टल की दूरी पर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि वह लगातार पास आ रहा है और अब लगभग 10 मील की दूरी पर है। साधारण लोगों के लिए ये दूरी बहुत अधिक है, लेकिन उनके स्तर के विशेषज्ञों के लिए यह बस पलक झपकने जितनी थी। समय सही जानकर, उसने जानबूझकर एक ओपनिंग बनाई। वह समय पर बच नहीं पाया और यमा के 5वें सिर ने उसे पूरा निगल लिया। हा, तुच्छ इंसान, आखिरकार मेरा भोजन बन ही गया। इतने शक्तिशाली ओपोनेंट को हराने के बाद यमा जोर जोर से हंस पड़ा। क्रूज शिप पर मौजूद कीर्ति, युक्ति और अन्य लोग ये दृश्य देखकर दहशत में आ गए। उनके चेहरे के रंग उड़ गए। आरव, रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कीर्ति दिल फाड़ देने वाली चीख के साथ रो पड़ी और समुद्र में कूदने ही वाली थी कि सानवी ने उसे खींचकर रोक लिया। कोई जल्दबाजी मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, वह ठीक रहेगा। उसे पहले ही निर्देश मिल चुके थे, इसलिए वह जानती थी कि मामला इतना सरल नहीं है। इसके अलावा, वह अपग्रेडेड ड्रैगन किंग पैलेस को पहले देख चुकी थी। उसे यकीन था कि अगर आरव को जरा भी खतरा महसूस होता, तो वह उसके अंदर छिप जाता और उसे कोई नुकसान नहीं होता। और वास्तव में यही हुआ। निगले जाते ही, वह तुरंत ड्रैगन किंग पैलेस में प्रवेश कर गया और फिर एक रेत के सूक्ष्म कण में बदलकर मुंह के भीतर छिप गया। यमा का आकार इतना विशाल था और वह इतनी उत्तेजना में था कि उसे इस सूक्ष्म बदलाव का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसके 8 सिर धीरे धीरे घूमे और दूर क्रूज शिप की ओर देखने लगे। कीर्ति जैसे विच स्पिरिट को देखकर उसका उत्साह और भी बढ़ गया। लेकिन तभी एक आकृति चमकी और किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। युग बेहद क्रोधित था। वह पूरी रफ्तार से आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बस असहाय होकर देख सका कि आरव को दुष्ट प्राणी निगल चुका है। उसे उस युवक के जीवित या मृत होने से कोई मतलब नहीं था। असली बात इमॉर्टल किंग का ट्रेजर थी, जिसे हर हाल में वापस पाना था। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। दुष्ट पशु, अभी उसी इंसान को उगल दे। तुच्छ ह्यूमन, इस देवता से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? यमा पहले ही आरव जैसे शक्तिशाली ओपोनेंट को हरा चुका था, इसलिए वह इस नए आए इंसान को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने वाला स्वर्ग से उतरा हुआ एक सेलेस्टियल बीइंग है। धिक्कार है। एक उच्च और गौरवशाली इमॉर्टल का एक दुष्ट पशु द्वारा तिरस्कार किया जाना युग को पूरी तरह क्रोधित कर गया। उसने कलाई झटकी और उसकी हथेली में एक चमकती हुई गोल्डन इमॉर्टल स्वॉर्ड प्रकट हो गई। अगले ही पल वह एक चकाचौंध करती स्वॉर्ड बीम में बदल गई और जोर से नीचे की ओर कट गई। इमॉर्टल स्वॉर्ड की शक्ति देखकर यमा चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि आज जिन इंसानों से उसका सामना हुआ है, वे सभी असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। यह आदमी कौन है? ये तो पहले वाले युवक से भी ज्यादा मजबूत है। युग की तलवार के सामने वह बच नहीं सका। उसके पास सिर्फ इतना समय था कि वह अपने वाइटल पॉइंट से थोड़ा हटे और अपनी भयानक रक्षा शक्ति पर भरोसा करे। फुफ! खून चारों ओर बिखर गया। जिस रक्षा को आरव और सानवी नहीं तोड़ पाए थे, वह इस तलवार के सामने कागज की तरह चीर गई। पल भर में एक खून से भरा बड़ा छेद बन गया। यही इमॉर्टल की शक्ति थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि खून के साथ मिला हुआ रेत का एक छोटा सा कण समुद्र में गिर गया। गर्जना! यमा तलवार के एक वार से बुरी तरह घायल हो चुका था। वह हैरान भी था और बेहद क्रोधित भी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जागने के बाद इस वर्ल्ड में इतने शक्तिशाली अस्तित्व कैसे मौजूद हो सकते हैं। उसके सामने खड़ा यह आदमी पहले वाले युवक से कहीं ज्यादा भयानक था, उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन चाहे जो भी हो, जिंदा रहने के लिए और उस विच स्पिरिट वाली औरत के लिए, उसे हर हाल में लड़ना ही था। ये सोचकर उसने बार बार दहाड़ लगाए और लगातार हमले करने लगा। एक विशाल सिर ने मुंह खोला और आग का एक ड्रैगन उगल दिया। चावल का एक दाना भी चमकने की हिम्मत कर रहा है। युग की आंखों में उपेक्षा की झलक आई। उसने हाथ उठाकर हल्का सा झटका दिया और आग के उस ड्रैगन को सीधे चिंगारियों के ढेर में तोड़ दिया, जो शून्य में बिखर कर गायब हो गईं। गर्जना!
यमा ने फिर एक बर्फीली तलवार उगली, लेकिन पास आने से पहले ही युग की तलवार ने उसे असंख्य बर्फ के टुकड़ों में काट दिया। धड़ाम। ऑरोची ने एक और हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से इस स्तर की बिजली एक अलूसरी इमॉर्टल के सामने बिल्कुल बेकार थी। युग ने हाथ बढ़ाया और बिजली की शक्ति को अपनी हथेली में पकड़ लिया। वह कुछ बार फड़फड़ाए और फिर मरती हुई बिजली सांप की तरह बिखर गई। ऑरोची सच में पूरी ताकत झोंक चुका था, एक के बाद एक अपने तुरुप के पत्ते निकाल रहा था, लेकिन अफसोस कि वे युग को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सके। यहाँ तक कि उसका सबसे भयानक जहर भी इमॉर्टल एसेंस की सुरक्षा को भेद नहीं पा रहा था। मौत को बुलाने वाला जानवर। लगातार हमलों के बेअसर रहने से युग का गुस्सा भड़क उठा। एक सम्मानित इमॉर्टल होकर किसी दुष्ट पशु से दबाया जाना और पीटा जाना, ये कैसी बात हुई। उसके हाथ में मौजूद इमॉर्टल स्वॉर्ड चमकी और उसने फिर से जोरदार वार किया। यमा ने अपना विशाल मुंह खोला और मिट्टी सी पीली सांस छोड़ी, जो एक ढाल में बदल गई। लेकिन दुर्भाग्य से, ये ढाल इमॉर्टल स्वॉर्ड के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी। थोड़ी सी रुकावट के बाद ही वह टूट गई। तलवार चमकी और सीधे यमा के सिर पर जा गिरी। एक एंशिएंट दुष्ट पशु के रूप में, यमा की सबसे बड़ी ताकत उसका आक्रमण और रक्षा थी, लेकिन उसका विशाल शरीर उसकी गति और फुर्ती को सीमित कर देता था। जब न तलवार को रोका जा सकता था और न ही उससे बचा जा सकता था, तो एक सिर धड़ से अलग होकर धमाके के साथ हवा में उड़ गया। इमॉर्टल सच में अत्यंत शक्तिशाली था। सिर्फ कुछ ही राउंड में उसने यमा को 8 सिर वाले से 7 सिर वाला दैत्य बना दिया। क्रूज शिप पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक प्रकट हुआ आदमी कौन है और इतना शक्तिशाली कैसे है। सानवी का चेहरा गंभीर था। भले ही वह युग को पहचानती नहीं थी, लेकिन वह काफी हद तक अनुमान लगा सकती थी कि यह इमॉर्टल रेल्म से उतरा हुआ एक इमॉर्टल है, ठीक वैसे ही जैसे पहले आशिफ आया था। तुलना करें तो, एक इमॉर्टल किसी दुष्ट पशु से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। गर्जना। यमा ने फिर दहाड़ लगाई, इस बार उसकी दहाड़ में दर्द, क्रोध और डर साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला यह आदमी इतना भयानक क्यों है। उसकी शक्ति इस रेल्म की सीमाओं को पूरी तरह पार कर चुकी थी। मैं समर्पण करता हूँ। गुस्से के बावजूद, आखिरकार ऑरोची ने झुकने का फैसला किया। जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दोगे तो क्या करोगे? युग का चेहरा ठंडा और कठोर था। जिंदा रहना चाहते हो, तो अभी उसी आदमी को उगल दो, जिसे तुमने अभी निगला था। ये, ऑरोची के मन में तुरंत विचार आया, तो ये दोनों एक ही गिरोह के हैं। ठीक है, मैं अभी लौटा देता हूँ। अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं था। यमा ने मुंह खोला और आरव को उगलने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक जोर लगाने के बाद भी कुछ नहीं निकला। यमा पूरी तरह हैरान रह गया। एक एंशिएंट दुष्ट पशु होने के नाते, वह अपनी सांस पर पूरा कंट्रोल रखता था, जो चाहे निगल सकता था और जो चाहे उगल सकता था। लेकिन अब, इतनी देर तक उगलने के बाद भी, उसके मुंह से सिर्फ थोड़ा सा समुद्री पानी ही निकला। वह युवक कहाँ गया? क्या वह इतनी जल्दी पच गया? ये तो संभव नहीं था। और अगर कोई कहे कि वह भाग गया, तो वह किसी भी हाल में इस पर विश्वास नहीं करता। कोई जिंदा इंसान उसके मुंह से बिना उसे पता चले भाग जाए, यह असंभव था। दुष्ट जानवर, मुझसे चालाकी करने की हिम्मत कैसे की? युग और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे पूरा यकीन था कि यमा उसके साथ खेल कर रहा है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उस युवक को पूरा निगल लिया गया था, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी। यमा कड़वाहट से भरा था, लेकिन वह इसे समझा भी नहीं सकता था। दुष्ट पशु, मौत के लिए तैयार हो जाओ। युग गुस्से से गरजा और फिर से तलवार उठाए। उसके विचार में, या तो उस युवक को इस दुष्ट पशु ने पचा लिया था, जो पूरी तरह संभव था, आखिर यह एक दुर्लभ एंशिएंट दुष्ट पशु था। या फिर ऑरोची जानबूझकर उसे धोखा दे रहा था और उगलना नहीं चाहता था। दोनों ही स्थितियां उसके लिए अस्वीकार्य थीं। अगर मामला ज्यादा लंबा खींच गया और इमॉर्टल किंग का खजाना नष्ट हो गया, तो 100 सिर भी उसकी भरपाई के लिए काफी नहीं होंगे। इसलिए उसने और हिचकिचाए बिना, सीधे इस दुष्ट पशु को मारने का फैसला कर लिया। इमॉर्टल स्वॉर्ड भले ही लो ग्रेड की थी, लेकिन फिर भी वह डिवाइन आर्टिफैक्ट से ऊपर थी। उसके एक वार से ही आसपास की स्पेस कांप उठी। गर्जना। यमा लगातार दहाड़ता रहा।
एक ऐसा एंशिएंट दुष्ट पशु जिससे सभी डरते थे, उसे ऐसी बेइज्जती कब सहनी पड़ी थी। लेकिन अब उसका सामना किसी साधारण कल्टिवेटर से नहीं, बल्कि एक असली इमॉर्टल से था। अपने पूर्ण शिखर पर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और अब तो वह गंभीर रूप से घायल भी था। कुछ ही पलों में खून की एक और लकीर चमकी, और 2 और विशाल सिर हवा में उड़ गए। गर्जना। यमा फिर दहाड़ा। उसकी बची हुई 10 आंखें खुनसी लाल पागलपन से भर चुकी थीं। वह न लड़ सकता था, न भाग सकता था, वह पूरी तरह कोने में धकेल दिया गया था। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अपनी मृत्यु तय जानकर औरोची पूरी तरह पागल हो गया। बीच वाला 5वां सिर मुंह खोलकर 8 अलग-अलग रंगों के प्रकाशपुंज उगलने लगा। ये उसके 8 इनर कॉज थे। एक एंशिएंट दुष्ट पशु के रूप में, उसकी वर्षों की कल्टिवेशन का सार उसके इनर कॉ में ही संचित होता है, इसलिए उसके 8 सिरों में 8 इनर कॉज होना कोई आश्चर्य नहीं था। इतना ही नहीं, उसके बाद एक और चमकदार इनर कॉ बाहर आया। पहले 8 की तुलना में ये कहीं बड़ा था, लगभग वॉलीबॉल के आकार का। ये दैत्य सचमुच एक शीर्ष स्तर का दुष्ट पशु था। 8 सिरों के इनर कॉज के अलावा उसके पास एक नेटल इनर कॉ भी था, कुल मिलाकर 9 इनर कॉज। ये 9 इनर कॉज बाहर आते ही एक पंक्ति में सजा दिए गए। बीच में नेटल इनर कॉ था, जिससे अथाह दबाव फैल रहा था। कमबख्त इंसान, अगर तुमने मुझे और मजबूर किया, तो हम सब साथ मरेंगे। यमा ने युग को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, और उनमें मौत के कगार पर पहुंचे पागलपन की झलक साफ थी। इतने साल जीने के बाद वह स्वाभाविक रूप से मौत से डरता था, लेकिन अगर मरना ही है, तो वह किसी को भी साथ ले डूबे बिना नहीं मरेगा। युग का भाव भी गंभीर हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये दैत्य उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक निकलेगा। एक साथ 9 इनर कॉज का निर्माण। लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मामला इमॉर्टल किंग के खजाने से जुड़ा था, और चाहे जान जोखिम में डालनी पड़े, उसे वह वापस लेना ही था। दुष्ट पशु, मरने के लिए तैयार हो जाओ। युग ने ठंडी आवाज में गरजते हुए फिर से अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड चलाई। गर्जना। यम ने दहाड़ लगाई, लेकिन इस बार उसकी दहाड़ में सिर्फ निराशा थी। मौत तय जानकर उसने अपनी ओर आती तलवार की रोशनी की बिल्कुल परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपने 9 इनर कॉज को नियंत्रित किया और उन्हें युग की ओर झोंक दिया। 9 इनर कॉज सांपों की तरह लपकते हुए उसे चारों ओर से घेरने लगे, फिर एक साथ तेजी से चमके और जोरदार धमाके के साथ फट पड़े। फुफ! बिना किसी प्रतिरोध के युग की इमॉर्टल स्वॉर्ड ने यामा को पल भर में बीच से काट दिया। उसी समय उसके 9 इनर कॉज भी एक एक करके फटने लगे। दुष्ट पशुओं के इनर कॉ और कल्टिवेटर्स के प्राइमोर्डियल स्पिरिट स्वभाव में समान होते हैं। दोनों ही जीवन भर की सार शक्ति होते हैं। एक बार जब वे फटते हैं, तो उनकी शक्ति अत्यंत भयानक होती है, और यहाँ तो एक साथ 9 इनर कॉज विस्फोट कर रहे थे। धड़ाम! एक के बाद एक जोरदार विस्फोट गूंज उठे। पूरा समुद्र हिंसक ऊर्जा से तहस-नहस हो गया। भले ही क्रूज शिप 10 मील दूर था, फिर भी उस पर जबरदस्त असर पड़ा। वह ऊपर नीचे डगमगाने लगी और किसी भी पल पलटने के कगार पर पहुंच गई। अंत में सानवी ने अपनी शक्तिशाली कल्टिवेशन से उसे जबरन स्थिर किया। विस्फोट की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि पूरा समुद्र ऊंची ऊंची ऊर्जा तरंगों और घने कोहरे से ढक गया, और उसके केंद्र में यमा था। इसके बाद खून से लथपथ एक आकृति बाहर की ओर उड़ गई, टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह। वह कोई और नहीं, बल्कि वॉइड इमॉर्टल युग था। लेकिन अब उसका पहले वाला अलौकिक और दिव्य रूप कहीं नहीं था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था, चेहरा कागज की तरह पीला पड़ चुका था, और वह लगातार खून थूक रहा था। यमा एंशिएंट दुष्ट पशुओं में भी एक अपवाद था। भले ही उसे मार दिया गया था, लेकिन उसके आत्मविस्फोट की प्रतिक्रिया शक्ति को अंततः कम आंका गया। 9 इनर कॉज के लगातार विस्फोट ने युग को मारा तो नहीं, लेकिन उसकी शक्ति और जीवन शक्ति को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। उसकी कल्टिवेशन अब पहले की 1/10वीं से भी कम रह गई थी। कमबख्त! आखिरकार संतुलन संभालते हुए युग ने होठों के कोने से खून पोंछा। पूरे शरीर में कमजोरी की लहर दौड़ गई। अच्छा हुआ, जान बच गई। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। स्टोरेज रिंग में हाथ डालकर एक हीलिंग पिल निकाली और उसे लेने ही वाला था। उसी क्षण उसके पीछे से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूटी,
10 फीट लंबी एक प्रकाशधार ने उसकी पीठ की ओर जोरदार वार किया। यह आरव था। यह उसका पहले से सोचा समझा हुआ प्लान था, दोनों पक्षों को बुरी तरह घायल करवाना और फिर आखिरी वार करना। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। हालात उम्मीद से भी बेहतर थे। यम पूरी तरह मर चुका था और युग गंभीर रूप से घायल होकर अपनी ज्यादातर शक्ति खो चुका था। बीमारी का फायदा उठाकर जान लेना, ऐसा मौका कौन छोड़ता? पीछे से आती जानलेवा आभा को महसूस करते ही युग के दिल में कड़वाहट भर गई। मौत के मुंह से अभी अभी निकलकर वह सबसे कमजोर और सबसे ज्यादा निश्चिंत अवस्था में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पीठ के पीछे ऐसा भयानक दुश्मन छिपा बैठा होगा। कमबख्त, अर्थ पर अचानक इतने शक्तिशाली लोग कब से पैदा होने लगे? ये जानकर कि अगर वह बच भी गया तो आधी जिंदगी अपाहिज ही रहेगी, उसने बिना हिचकिचाए हाथ में पकड़ा कम्युनिकेशन जेट टैलिस्मन तोड़ दिया और दूसरी ओर मौजूद यानशाओ को सूचना भेज दी। फिर उसने पूरी ताकत से अपने शरीर की इमॉर्टल एनर्जी को चलाया, उम्मीद करते हुए कि प्रोटेक्टिव ट्रू एनर्जी से इस हमले को रोक सके। लेकिन हकीकत ये थी कि वह ज्यादा सोच रहा था। अगर वह अपनी चरम अवस्था में होता तो आरव के इस हमले से उसे डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब औरोची द्वारा बुरी तरह घायल होने के बाद और शक्ति के भारी ह्रास के चलते वह इसे कैसे सह पाता? पुफ, हल्की सी आवाज के साथ सुनहरी रोशनी चमकी और युग का शरीर बीच से 2 हिस्सों में कट गया। इसके बाद उसके एब्डोमिनल से उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकल आया। कमबख्त, तुमने सच में इस इमॉर्टल को मार डाला। युग का प्राइमोर्डियल स्पिरिट हवा में तैर रहा था, उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। ये तो एक तुच्छ लोअर रेल्म है और मैं एक उच्च और महान इमॉर्टल हूँ। मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ? मुझे कोई कैसे मार सकता है? अगर उसने पहले आशिफ की मौत देखी होती तो शायद उसके मन में ये सवाल न उठते। दुर्भाग्य से वह भ्रम में था और यह नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा दुश्मन कितना भयावह है। आरव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसे पकड़ने के लिए डेमन रिफाइनिंग बॉटल निकालने ही वाला था कि तभी एक अजीब दृश्य घटित हुआ। युग का प्राइमोर्डियल स्पिरिट अचानक दूर खड़ी क्रूज शिप की ओर उड़ने लगा। शुरू में आरव को लगा कि यह आदमी कीर्ति और बाकी लोगों पर हमला करने जा रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि ऐसा नहीं है। युग का प्राइमोर्डियल स्पिरिट बुरी तरह तड़प रहा था, आज़ाद होने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भयानक खिंचाव शक्ति ने उसे जकड़ रखा था, जिससे वह बिल्कुल भी बच नहीं पा रहा था। उस शक्ति से बंधकर उसकी गति और तेज हो गई और वह सीधे क्रूज शिप की ओर खींच गया। आरव अभी प्रतिक्रिया ही दे पाता, उससे पहले ही दूसरी ओर से एक विशाल छाया आकाश में उभरी और बिजली की तरह क्रूज शिप की ओर झपट पड़ी। यह कोई और नहीं बल्कि यम की बीस्ट सोल थी। उसके इनर कोर के विस्फोट और शरीर के नष्ट होने के बाद ये बाहर निकली थी और फिर उसी प्रचंड खिंचाव शक्ति ने इसे भी खींच लिया था। ये आखिर हो क्या रहा है? ये सब कैसे हुआ? इतना अनुभवी होने के बावजूद आरव भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसने झटके से आगे बढ़कर उनका पीछा किया। युग का प्राइमोर्डियल स्पिरिट संघर्ष करता रहा, लेकिन आखिरकार वह क्रूज शिप के डेक पर जा पहुंचा और सीधे कीर्ति के शरीर में समा गया। उसके तुरंत बाद यम की बीस्ट सोल भी एक प्रकाश किरण में बदलकर कीर्ति के शरीर में समा गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक आरव डेक पर उतरा, सब कुछ समाप्त हो चुका था। उसकी नज़र तुरंत कीर्ति पर गई। उसने डिवाइन सेंस से जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। वह अब यामा और युग की कोई भी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था। आरव, कीर्ति वहीं खड़ी थी, उसे जरा भी पता नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ है। उसने अपनी आंखों से आरव को यम द्वारा निगले जाते देखा था और अब उसे अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर वह खुशी से उछल पड़ी और दौड़कर उसकी बाहों में समा गई। कीर्ति, हिलना मत। आरव बेहद घबराया हुआ था। एक तरफ एंशंट दुष्ट पशु की सोल थी और दूसरी तरफ एक अलूसरी इमॉर्टल का प्राइमोर्डियल स्पिरिट। यह कोई मामूली बात नहीं थी। आरव, क्या हुआ? कीर्ति एक साधारण इंसान थी, उसे कुछ भी पता नहीं था और वह पूरी तरह उलझन में अपने प्रिय को देख रही थी। आरव ने बेचैनी से पूछा, तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? क्या कोई अजीबसी अनुभूति हो रही है? मेरे बारे में? कीर्ति ने खुद को थोड़ा शांत किया, ध्यान से महसूस किया, फिर सिर हिलाया। कुछ खास नहीं, बस बहुत आरामदायक लग रहा है।
जैसे गर्म पानी के स्नान में बैठी हूँ। यह असंभव है। आरव पूरी तरह चकरा गया। वो उसे और जांचने ही वाला था कि अचानक उसने महसूस किया, उसकी और तेजी से ऊपर उठने लगी है। आरव, मुझे अचानक अजीब लग रहा है। बहुत भरा भरा सा महसूस हो रहा है, जैसे मेरा शरीर फटने वाला हो। ये कहते हुए कीर्ति की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। उसे लग रहा था कि वह गुब्बारे की तरह किसी भी पल फट जाएगी। घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर नाड़ी जांची और डिवाइन सेंस से सिर से पांव तक उसका निरीक्षण किया। ये कैसे संभव है? इस समय कीर्ति का शरीर उफनती हुई ट्रू एसेंस से पूरी तरह भर चुका था और वह लगातार बढ़ती जा रही थी। आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आखिर कीर्ति तो एक साधारण इंसान थी, जिसने कभी कल्टिवेशन भी नहीं की, फिर यह ट्रू एसेंस कहाँ से आए? लेकिन सच्चाई सामने थी, और खतरा भी बेहद निकट था। अगर यह ट्रू एसेंस कंट्रोल से बाहर हुई, तो उसका शरीर तुरंत फट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। ये सोचते ही आरव ने किसी और बात की परवाह किए बिना अपनी ट्रू एनर्जी की एक धारा उसके डैंशन में प्रवाहित कर दी। मन को भटकने मत दो, बस मेरी गाइडेंस का पालन करो। ये कहकर उसने अपनी ट्रू एनर्जी से कीर्ति के शरीर में मौजूद ट्रू एसेंस को मार्गदर्शन देना शुरू किया और उसे राजू के कल्टिवेशन मार्ग के अनुसार घुमाने लगा। यह एक शीर्ष स्तरीय कल्टिवेशन टेक्निक थी, जिसे उसने पैराडाइज आइलैंड से प्राप्त किया था, और यह कीर्ति की देहरचना के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। उसके सामने मौजूद ट्रू एसेंस का सोर्स अज्ञात था, न उसे हटाया जा सकता था, न ही उसकी जड़ पकड़ी जा सकती थी। ऐसे में एक ही उपाय था, उसे नियंत्रित करके आत्मसात करना, और सबसे अच्छा तरीका था कल्टिवेशन। ये तरीका सही साबित हुआ। जैसे ही राजू का संचालन शुरू हुआ, कीर्ति की ट्रू एसेंस तेजी से डांटियन में इकट्ठा होने लगी और उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। डेली एपिसोड आते रहेंगे सारी सीरीज़ के, और बाकी सीरीज़ के भी एपिसोड आएंगे। न्यू सीरीज़ भी हम लोग इसी हफ्ते के अंदर डालेंगे, और बाकी जब डेली एपिसोड हम लोग दे ही रहे हैं सारी सीरीज़ के, एंजॉय करो। और बाकी नई सीरीज़ भी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। जिसको पुराने एपिसोड सुनना है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, और इसी हफ्ते में उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे एपिसोड्स का लिस्ट, ठीक है।